कि ये प्रश्न आ जाए कि लौकिक साहित्यों के आधार पर लौकिक साहित्य क्या होते हैं, ये लौकिक साहित्यों का क्या महत्व है। तो लौकिक साहित्य का मतलब हो गया कि लोक गाथाओं पे आधारित, लोक मान्यताओं पे आधारित, लोगों के प्रचलन के आधार पर। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, सबसे पहले कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा वो 15 अध्यायों में लिखा है, 15 अध्याय और 150 अधिकरण में उसने इसको पूरा किया है कौटिल्य ने। और उसने कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को सेकेंडरी, पहले राज व्यवस्था को, कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजतंत्र या राज व्यवस्था को उल्लेखित करने वाला साहित्य है। भले ही उसमें अर्थशास्त्र क्यों नाम दिया गया है, राजा के शासन प्रबंध के साथ साथ राजस्व संग्रहण करने की विधा उसमें पहली बार उल्लेखित की गई। विश्व का पहला ऐसा शास्त्र है जिसमें राजा को निर्देश दिया गया है, राजा को ऐसे निर्देशित किया गया है कि योग्य राजा वो है कि जो अपने राजस्व को संग्रहण करने के बाद जन कल्याण की योजनाओं को बनाता है। इसलिए कौटिल्य के उस पुस्तक को अर्थशास्त्र नाम दिया गया है। उसमें राजस्व संग्रहण भी महत्वपूर्ण भूमिका है। जनगणना, राजा के दायित्व, राजा के अधिकारी और मंत्रियों के दायित्व और प्रजा के कल्याण की योजनाएं उस अर्थशास्त्र में विवेचित है। तो लोक गाथाओं पर है, लोक साहित्य पर आधारित है। दूसरे में मैगस्थनीज की इंडिका, ये पुस्तक, ये प्राचीन भारत के इतिहास जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, बहुत पारदर्शिता में। कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार को उसने, चंद्रगुप्त मौर्यकालीन यानी मौर्यकालीन भारतीय समाज, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था, उसका बहुत सचित्र और सजीव वर्णन किया है उसने मैगस्थनीज ने अपनी इंडिका में। उसने पूरा अच्छा सा विवरण पेश किया है कि जो सत्य है। कौटिल्य ने तो इसलिए हो सकता है, कौटिल्य सरकार का माने चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी है, हो सकता है उसकी पुस्तक में कुछ ज्यादा अतिशयोक्ति भी हो सकती है, लेकिन मैगस्थनीज की इंडिका में पूरी तरह से ईमानदारी से, पारदर्शिता से भारत की तत्कालीन दशा का उल्लेख हुआ है। इसलिए लोक गाथा पे आधारित है। जो भारत में सत्य था उसका पूरा विवेचन किया है, क्या क्या दशा है, महिलाओं की दशा क्या है, समाज में किस किस का क्या अस्तित्व है, वो सारा विवरण पेश किया है। अगले में अब आता है कालिदास का विशेषकर अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कह सकते हैं हम, और लोग तो चलो मान गए अभिज्ञान शाकुंतलम, ये लोक गाथा पे रहे, इसलिए कि कालिदास की और पुस्तकें रघुवंशम है, वो कहने का धार्मिक हो गई है, पार्वती प्रणय है वो भी धार्मिक हो गया है ना, लेकिन उसका अभिज्ञान शाकुंतलम, विशेषकर अभिज्ञान, कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में है, और उसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते हुए अभिज्ञान शाकुंतलम का तात्पर्य है कि ये कर्णव ऋषि के कर्णव आश्रम, कोटद्वार में कर्णव आश्रम है, हमारे यहाँ उत्तराखंड में कोटद्वार पौड़ी में कर्णव आश्रम, ये कर्णव ऋषि का, वैदिक ऋषि है कर्णव, और कर्णव ऋषि के आश्रम में ही अभिज्ञान शाकुंतलम का मतलब कि दुष्यंत और शकुंतला, दुष्यंत नाम के राजा और शकुंतला नाम की रानी, ये राजकुमारी, इनकी प्रेम गाथा, पहले इनकी प्रेम गाथा का उल्लेख है। और राजा भरत, राजकुमार भरत की उत्पत्ति का है कि राजकुमार भरत का जन्म हुआ है इसी कर्णव आश्रम में, इसी कर्णव आश्रम में। कभी कर्णव ऋषि का आश्रम था, उसी में दुष्यंत और शकुंतला ने अपनी कुटिया बनाई, वहीं पर उनका पुत्र भरत हुआ, और भरत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा है, हिंदुस्तान का नाम भारत पड़ा है, इसलिए वो लोक गाथाओं में सबसे पवित्र ग्रंथ यानी सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक, ऐसे ही इसके अलावा और भी पुस्तकें, कि कभी आर्यभट्ट की पुस्तक है, या बारहमिहिर की है, या धन्वंतरी की है। तो आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत का, बारहमिहिर का लघु सिद्धांत का ज्योतिष ग्रंथ, और धन्वंतरी की रस चिकित्सा। अब 3 चीजें मैं बता रहा हूं। आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांतिका, सूर्य सिद्धांतिका, सूर्य सिद्धांतिका का मतलब होता है, सूर्य सिद्धांतिका माने सूर्य और ग्रह नक्षत्रों का, कि सूर्य के आधार पर पूरे सौर परिवार की विवेचना, सूर्य सिद्धांत का, और मानव जीवन का उससे तालमेल, ये संबद्ध है। बारहमिहिर का, जो बारहमिहिर था, बारहमिहिर ये प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, खगोलविद, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार, इसे प्रश्न आ जाता था कई बार कि बारहमिहिर के बारे में विवेचना, बारहमिहिर पर 20 शब्दों में। तो बारहमिहिर नाम का खगोलविद या ज्योतिषाचार्य
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का प्रमुख दरबारी है, नवरत्नी दरबारी है। और इसने लघु सिद्धांत का नामक पुस्तक लिखी। और ये ज्योतिष का प्रसिद्ध ग्रंथ जो ग्रह नक्षत्रों के बारे में विवेचना करता है। ठीक है, अगले में है धन्वंतरी। एक, अब इस पे कई अलग से सवाल देखिए, मैं आज चार थोड़ा सा इसको जब हम टॉपिक में आ गए तो धन्वंतरी जब आए तो इसके साथ में इसके और कि धन्वंतरी हो गया, जीवक हो गया, चरक हो गया और सुश्रुत, ये इसलिए चार एक साथ लिख रहा हूं सर मैं कि चारों प्रसिद्ध वैद्य हुए हैं प्राचीन भारत में। इन पर अवश्य निश्चित रूप में पीसीएस मेंस में, लोअर पीसीएस में या आईएएस मेंस में इन पर टिप्पणी लिखनी हो जाती है कि धन्वंतरी नाम का प्रसिद्ध वैद्य है। यह प्रसिद्ध वैद्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में है, नवरत्नी है सब। और इसने रस चिकित्सा लिखी, रस चिकित्सा नामक पुस्तक की रचना की है। और रस चिकित्सा नामक पुस्तक में इसने अनेक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का उल्लेख किया है धन्वंतरी में। दूसरे में जीवक नामक राजवैद्य, यह बिंबसार और अजातशत्रु, जिस समय मगध में सम्राट बिंबसार और अजातशत्रु नामक राजा हुआ करते थे, उस जमाने में जीवक नामक राजवैद्य उनके दरबार में था। और इसी जीवक नामक राजवैद्य ने महात्मा बुद्ध की भी शल्य चिकित्सा की थी। इसके अलावा अंग और अंग राजा प्रसेनजित की शल्य चिकित्सा में भी यह जीवक नामक राजवैद्य गया था। यानी जीवक नामक राजवैद्य बिंबसार पिता है और अजातशत्रु बेटा है। तो बिंबसार और अजातशत्रु के दरबार में रहने वाला ये जीवक नामक राजवैद्य, जो जीवक नामक राजवैद्य उस जमाने में शल्य चिकित्सक था, उसने महात्मा बुद्ध की भी और अंग नरेश प्रसेनजित की भी शल्य चिकित्सा की थी। सबसे प्राचीन राजवैद्य। चरक नामक राजवैद्य से हमारे भी चर्चा हुई थी। ये सम्राट कनिष्क के दरबार में है, सुन लीजिएगा, कनिष्क नामक राजा के दरबार में है चरक नामक राजवैद्य। और इस चरक नामक राजवैद्य ने पहली बार अपनी पुस्तक में, चरक संहिता में, अनेक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और धातु अमलगम, ये सोना चांदी पारा, इसका जड़ी बूटियों से तालमेल करके अनेक औषधियों के निर्माण की विधा बताई थी चरक संहिता में। और अगला है सुश्रुत अष्टांग हृदय। इसकी पुस्तक का नाम है अष्टांग हृदय। इन्हें हृदय की गतिविधि पर कि कैसे फेफड़ा और हृदय ये कैसे रक्त का निर्माण करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कैसे उसको फिल्टर करते हैं, सारी गतिविधियों पर, यानी हृदय की गतिविधियों पर इसने पुस्तक लिखी अष्टांग हृदय, सुश्रुत नामक राजवैद्य ने। तो सुश्रुत नाम का राजवैद्य, चरक नामक राजवैद्य, जीवक नामक राजवैद्य और धन्वंतरी, ये चारों पर टिप्पणी लिखने को आई है, खूब टिप्पणी लिखने को आई इन पर है सर। हाँ, पतंजलि जब आएगा सर, स्पेशली यदि पतंजलि पाएगा तो पतंजलि इसका क्या कहते हैं, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में है। एक नंबर का सवाल जब कभी आए तो पुष्यमित्र शुंग वंशी राजा पुष्यमित्र शुंग, यह है पुष्यमित्र शुंग नाम का राजा, जिसने 184वीं पूर्व में बृहदर्थ, मगध के अंतिम राजा बृहदर्थ को मार करके और शुंग राजवंश की स्थापना, यानी मौर्योत्तर काल में शुंग वंश की स्थापना की थी। और इसी पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि नाम का राजा है, पतंजलि नाम का राज दरबारी है। और पतंजलि नाम के राज दरबारी ने 2 काम किए, बल्कि 3 काम किए। पतंजलि ने इसके पुष्यमित्र शुंग के राज दरबार में रहते हुए 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके अलावा इसने क्या किया और कि अपने स्वयं योग विद्या पर अपना योग विद्या पर पुस्तक लिखी, नहीं, योग को प्रारंभ करने वाला पतंजलि। और तीसरा, इसने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर, प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि, उसके अष्टाध्यायी नामक व्याकरण पर इसने महाभाष्य लिखा है। प्रश्न आता है कि पाणिनि के महाभाष्य पर, पाणिनि के व्याकरण पर महाभाष्य लिखने वाला पतंजलि, पाणिनि व्याकरणाचार्य है, संस्कृत का व्याकरण लिखा है पाणिनि विद्वान हुए, और उसकी संस्कृत व्याकरण पर महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है। पतंजलि ने योग विद्या को पहली बार प्रकट किया है। और पतंजलि ने पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते हुए 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी किया था। अब पुरातात्विक स्रोत में क्या होता है कि सबसे पहले तो हमारे पास नंबर 1 में आता है अभिलेख और शिलालेख। ये पुरातत्व है, चाहे वो कालसी का शिलालेख है और चाहे वो प्रयाग का शिलालेख है, जो भी शिलालेख है वो सब पुरातात्विक स्रोत हैं।
दूसरे में आता है मुद्रा, जो मुद्राएं प्राप्त होती हैं। तीसरे में आता है वास्तुकला, चित्रकला, स्थापत्य कला। तीनों अलग अलग अस्तित्व है तीनों का। तो अभिलेख और शिलालेख में यदि हम पे प्रश्न आ जाए कि अभिलेख और शिलालेख की क्या विवेक है, कि भारतीय इतिहास जानने के स्रोत में इसका बहुत बड़ी भूमिका है कि 1400 ईस्वी पूर्व में, ठीक 1400 ईस्वी पूर्व में भारत का पहला शिलालेख जो प्राप्त हुआ है वो बोगज कोई से प्राप्त हुआ है। बोगज कोई। अब बोगज कोई का शिलालेख, इस पर बोगज कोई का शिलालेख क्या है, इस पे अलग से विवेचना हो जाती है। तो बोगज कोई का शिलालेख ठीक 1400 ईस्वी पूर्व में, यानी ये समझ लीजिएगा हमारे देश में तब उसी समय, लगभग उसी समय नियर अबाउट वैदिक सभ्यता प्रारंभ हो रही है। वैदिक सभ्यता प्रारंभ हो रही है और उसी जमाने का बोगज कोई का शिलालेख प्राप्त हुआ है। वो कहां हुआ है? दजला फरात, दजला फरात में, यानी इराक और ईरान, इसको कहते हैं दजला फरात घाटी। वहां नदियां हैं दो, दजला फरात। मेसोपोटामिया सभ्यता यही इराक ईरान में थी। फारस, जिसका नाम फारस भी है, दजला फरात भी कहते हैं, इराक ईरान भी कहते हैं, और मेसोपोटामिया सभ्यता का क्षेत्र भी कहते हैं। तो उस दजला फरात क्षेत्र में पहला बोगज कोई का शिलालेख प्राप्त हुआ है 1400 ईस्वी पूर्व का। और क्या बड़ी बात है उसकी, उसमें हिंदू देवी देवताओं का मतलब हुआ कि उसमें मुख्य रूप से अग्नि का, वरुण का, इंद्र का और मित्र का, ये चार ही देवताओं का उल्लेख हुआ है बोगज कोई के शिलालेख में। ये सबसे पहला शिलालेख है भारत का। ये पहला शिलालेख, सॉरी, दुनिया में जो पहला शिलालेख हुआ है तो वो बोगज कोई का शिलालेख हुआ है, दजला फरात से प्राप्त हुआ है, 1400 ईस्वी पूर्व का है और हिंदू देवी देवताओं का उल्लेख वाला यह शिलालेख है। ये सर जी जो सिंधु घाटी, लेकिन उसका कोई शिलालेख नहीं मिला सर। सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है सर, वो 2350 से लेकर के और 1750 ईस्वी पूर्व का ये टाइम पीरियड है। हाँ है, इससे पहले का, लेकिन शिलालेख की परंपरा यहां से प्रारंभ हुई। ओके सर। अच्छा, अब इसके बाद जो दूसरा शिलालेख हुआ है वो शाहगौरा और महास्थान का शिलालेख। इसके बाद सेकेंड नंबर पे शाहगौरा और महा, इस पे प्रश्न आ जाता है सर कि शाहगौरा और महास्थान का शिलालेख, शाहगौरा और महास्थान के दो शिलालेख, इस पर विवेचना कीजिएगा। ये 20 शब्दों में पूछ लिया उससे सिर्फ। तो शाहगौरा और महास्थान का शिलालेख ये चंद्रगुप्त मौर्य के, जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा है 322 से लेकर के और 298 ईस्वी पूर्व में, जब चंद्रगुप्त मौर्य, मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य नाम का राजा है और उसके राज, उसी के समय में ये राजस्थान में शाहगौरा और महास्थान के शिलालेख प्राप्त होते हैं। इन दोनों शिलालेखों में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध का और मगध में पड़ी भीषण अकाल का उल्लेख प्राप्त होता है। बस कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो महामात्य और तीर्थ होते थे, तीर्थ और महामात्य, इस पर भी सवाल आता है साहब, भले हम इसको पढ़ेंगे आगे दिनों में कि तीर्थ और महामात्य ये दो शब्द आया है। महामात्य, तीर्थ माने अधिकारियों से मतलब है, 26 अधिकारी, 26 तीर्थ होते थे और 18 महामात्य होते थे, मंत्रीगण। महामात्य माने मंत्रीगण। तो इन महामात्यों का और तीर्थों का उल्लेख इस शाहगौरा और महास्थान के अभिलेख में प्राप्त हुआ है। प्लस इन्हीं अभिलेखों में यह भी प्राप्त हुआ है कि 298 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही मगध में भीषण अकाल पड़ी थी और जिस पर डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाया, उस पर नियंत्रण नहीं पा सका, इसलिए उसने राजगद्दी छोड़ दी थी। इससे लगे चंद्रगुप्त मौर्य, तब उसके बेटा बिंदुसार राजगद्दी पर बैठा था और इसने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में भद्रभाव के साथ में सलेखना विधि से प्राणों का त्याग किया था। मैंने चर्चा की थी कुछ देर पहले। ये हो गया साहब दूसरा सर। अब तीसरा धुरंधर जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी परिपाटी आती है कि शिलालेखों का जो वास्तविक वो है निरूपण हुआ है वो सम्राट अशोक के जमाने में हुआ है। कि सम्राट अशोक को इस हेतु सबसे अधिक जान जाता है इतिहास में कि सम्राट अशोक के टाइम का, उस समय भले उसके समय के बहुत लंबा क्वेश्चन हमारे पास होगा कि 14 दीर्घ शिलालेख है, 7 स्तंभ लेख है, स्तंभ, और 7 लघु शिलालेख है उसके टाइम की। और इसकी बड़ी खासियत है, इसको तो हम केवल हमें लिखना चाहें कि अशोक के जमाने में 14 दीर्घ शिलालेख प्राप्त हुए हैं, 7 स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं और 7 लघु शिलालेख हुए हैं। इसमें 4 लिपियों में
4 लिपियां हैं और 2 भाषाओं में, 4 लिपियां और 2 भाषाएं क्या है कि ब्राह्मी लिपि, अरमाइक लिपि, खरोष्टी लिपि और ग्रीक। ये 4 तो लिपियां हैं जिन लिपियों में लिखा गया है। और पाली और प्राकृत, पाली और प्राकृत इन 2 भाषाओं में इन शिलालेखों को लिखा गया है। चाहे जहां भी शिलालेख, चाहे वो कालसी में शिलालेख है, कालसी वाला लघु हुआ, सेकंड नंबर पे है सर, दूसरा शिलालेख नंबर 2 पे दीर्घ माता सर, वो दीर्घ माता सर जी। नंबर 1 का प्रयाग का है और नंबर 2 का कालसी वाला है और नंबर 3 का बाबरू वाला है, नंबर 4 में रुक्मिणी दे का है ना, इस पर नंबर 5 में निगलट का है। तो इस तरह से बंटा हुआ है। तो वो पाली में है। तो 14 दीर्घ शिलालेख, 7 स्तंभ लेख और 7 लघु शिलालेख में 4 लिपियां और 2 भाषाओं का प्रयोग हुआ है। इतना हमने लिख दिया। और ना हिंदी थी कहाँ, हिंदी तो 1000 के बाद ही में प्रॉपर उत्पन्न हुई। संस्कृत थी, क्योंकि संस्कृत में पहली बार जो हुआ है ना, वो इंडो ग्रीक राजा उसने इंडो ग्रीक राजा मेनांडर ने पहली बार संस्कृत का शिलालेख लिखा है। उससे पहले ये लिखते नहीं थे संस्कृत में, तो इन्होंने लिखा ही नहीं है, पाली और प्राकृत में लिखा है। संस्कृत में जो पहली बार जो है सर, वो इसका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सॉरी हाँ जूनागढ़ वही है रुद्रदामन का, इंडो ग्रीक राजा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अशोक जो था ये पहला राजा था जो ये शिलालेखों के थ्रू अपनी जनता प्रजा से वही बातें कर रहे हैं हम ना। तो सर चंद्रगुप्त मौर्य का जो शिलालेख है वो इससे पहले का वो शिलालेख था, उसमें वार्ता थोड़ी है, उसमें लोगों से कोई संवाद नहीं है ना। वो घटना उसने अपने राज दरबार का उल्लेख किया है कि मेरे राज दरबार में कितने मंत्री कितने अधिकारी हैं, बस उस जनता से कोई संवाद नहीं है। 14 दीर्घ शिलालेखों में, 7 स्तंभ लेख में, 7 लघु शिलालेखों में, चाहे वो कालसी का है, चाहे वो प्रयाग का है, चाहे रुक्मिणी देव का है, उन शिलालेखों में अशोक क्या कर रहा है, जनता से संवाद कर रहा है। शासनादेश है वो, शासनादेश में अधिकारियों को दायित्व दिया गया है कि अधिकारी जाएं और जनता के बीच में जनता दरबार लगाएं। कालसी का शिलालेख में क्या है कि बोला राजा का दायित्व, इसका राज और राज शासन का दायित्व है कि जनता की सेवा के साथ साथ, जनता की स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ वो पशुओं के स्वास्थ्य प्रबंधन का भी स्वास्थ्य प्रबंधन सुनिश्चित करे। इसका मतलब वो जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का वो प्राकट्य कर रहा है, यानी जनता के बीच अपना आदेश या अपना जन कल्याण की योजना को प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन पहले ये नहीं था। यदि माना हमने पढ़ा कि उसका बोगस कोई का तो हिंदी देव धार्मिक है, मात्र धार्मिक अभिलेख नहीं हो गया वो, उसमें हिंदू धर्म की व्यवस्था है। और यदि माना इसके बारे में कहा मैं सागर और माहिस्तान का, वो सिर्फ और सिर्फ उस पर आधारित है कि मेरे दरबार में इतना प्रबंध है, मेरा अपना राज प्रबंध ये है बस। लेकिन इसमें जो शिलालेख लिखे, प्रयाग का लिखा, कौशाम्बी का लिखा, उसमें कोई ना कोई राजा के कार्यों का उल्लेख हुआ है कि सिंचाई प्रबंधन होना है, जन कल्याण की भावनाएं होनी है, महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करना है। इट मीन्स वो शासनादेश भी है और जन कल्याण की योजनाएं भी। उसके उपलब्धि थी वो लिख दी, अपना अचीवमेंट मैं ये हूँ, मेरा अस्तित्व ये है। इसने जन कल्याण को, इसने अपने अस्तित्व को नहीं माना, बल्कि इसने जन कल्याण को सर्वोपरि माना। अशोक की ये तो खासियत रही। अशोक वो व्यक्ति रहा सर कि जो पहले क्रूर रहा है और क्रूर व्यक्ति रहा है, हाँ, कत्ल करने के बाद, और उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन होना कि वो कह रहा है कि धम माने उसके दो, हाँ, एक सवाल आता है सर, बहुत महत्वपूर्ण आता है कि उसका बोला अशोक का भेरी घोष से धम घोष क्या है, इसकी विवेचना बड़े 250 शब्दों में लिखा था कवि सर। ये तो भेरी घोष से धम घोष क्या है, भेरी घोष से धम घोष यानी युद्ध का बाजा बज रहा है और उसी में उसको मजा आ रहा है। अपने भाइयों का कत्ल कर रहा है तो कई राजाओं को मारने में क्या देर उसको, लेकिन कलिंग के युद्ध ने उसको, कलिंग के मैदान में भीषण नरसंहार ने उसके भेरी घोष को धम घोष में परिवर्तित कर दिया है, इससे उसका हृदय परिवर्तन कर दिया है। यही भेरी घोष से धम घोष है। ये आईएएस मेंस में आया था सर, एक बार इस पर 250 शब्दों में विवेचना लिखने को आई थी कि भेरी घोष से धम घोष को आप विवेचित कीजिएगा, डिस्क्राइब करिए इसको। भेरी घोष से धम घोष, तो भेरी घोष मैंने युद्ध का बाजा है सर, युद्ध का बिगुल है, जहां उसको मजा आ रहा है युद्ध का बाजा बजने में, युद्ध मैदान में वो आनंद आ रहा है उसको। लेकिन अब धम घोष बुद्ध संघ और धम, बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि और संघ शरणम गच्छामि। अब वो धार्मिक जीवन जी रहा है और लोगों को प्रेरित कर रहा है कि कोई युद्ध ना करे, वो धर्म के आधार पर अपना जीवन यापन करे। बस इसको क्या हमें भेरी घोष से धम घोष। ऐसा सम्राट नहीं हुआ आज तक जो ऐसे इतना बड़ा हृदय परिवर्तन जिसका हो जाए, है ना। तो यहाँ जब वैदिक काल आया तो संस्कृत इनकी प्रमुख भाषा है। हाँ
हाँ जी हाँ। बीच में हमें संस्कृत का कोई वर्णन नहीं देखने को मिलता, गायब कहाँ हो जाता है। एक्चुअली में संस्कृत का गायब क्यों हुई है, उसके पीछे तर्क है, उसके एक बहुत बड़ा तर्क है कि संस्कृत जटिल भाषा थी। संस्कृत इतनी जटिल, जो वेद बनाए गए उसको आज भी सामान्य व्यक्ति पढ़ ही नहीं सकता है। उसकी जो भाषा है ना, वो सामान्य संस्कृत में कहीं नहीं है। वो 5 प्रकार के, जैसे लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, वो बहुत मैंने बड़े क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग है। तब उन्होंने ही वेद, वेदांग और वेद, जिसमें बात कर रहा था वेदांग, वेदों की भाषा को, वेदों की जटिल भाषा को सरल करने का, वही समझ गए थे कि इसको सामान्य व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता है, उसको सरल करने का प्रबंध उन्होंने ही कर दिया था। लेकिन जो ये, अब आप एक और समझ लीजिएगा, आपने सही क्वेश्चन किया। यदि वेदों की जटिल भाषा के साथ साथ क्या हुआ कि वेदों का जो 10वां मंडल है ऋग्वेद का, उसमें पुरुष सूक्त है और उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की विवेचना की गई है। बस वहीं से समाज में बिखरा हुआ, कोई बौद्ध और जैन अलग नहीं था। बौद्ध और जैन कतई अलग नहीं था। वो बौद्ध और जैन यहीं से सनातन परंपरा से टूटा हुआ। कारण कि जब उसको लगा, सबसे बड़ी बात है कि बौद्ध धर्म को शाक्य वंश का राजा महात्मा बुद्ध, शाक्य वंश का राजकुमार महात्मा बुद्ध ने किया है, और जैन धर्म को ज्ञात्रिक कुल राजा महावीर स्वामी ने किया है। दोनों क्षत्रिय हैं। तो उन क्षत्रियों ने ब्राह्मण के अस्तित्व को करने के लिए, क्यों समाज में, क्योंकि ऋग्वेद ने दे दिया ना कि ब्राह्मण को ब्रह्म मान लिया है, क्षत्रिय को बाजू मान लिया है, तो वहां से ही समाज में बिखराव पैदा हो गया। ब्राह्मणों ने क्या कर दिया कि अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया, अपना बोला मेरा अस्तित्व सर्वोपरि है, और तुम बोला सब मेरे प्रेशर में रहो, कस्टडी में रहो। यहां से शुरू हुआ, नहीं तो बौद्ध और जैन का भी होता ही नहीं। लेकिन उन्होंने संस्कृत को खंडन कर दिया, उन्होंने वेदों का भी खंडन किया और संस्कृत का भी खंडन किया। वो अपना आप स्वयं नहीं पढ़ पाए, और राजा का बेटा राजकुमार था, उसको संस्कृत पढ़ने का कोई मौका नहीं था, तो वो तो अपनी साधारण भाषा में जो बोलचाल, जो टोन माने पब्लिक में थी, वो पाली और प्राकृत वो है। पाली मतलब जो पाली भाषा मैंने संस्कृत का बिखरा हुआ है, तद्भव है वो। और ये क्या कहते हैं, प्राकृत वही टूटी हुई भाषा जो आज वर्तमान में बिहार इत्यादि क्षेत्र, बिहार, झारखंड, वो पाली और प्राकृत का ही तो स्वरूप है। तो हिंदी तो यहां से टकरा के बनी कि संस्कृत के बाद ये पाली, प्राकृत, अवहट, और तब वो 18 उपबोलियों में 5 बड़ी भाषाओं में तब हिंदी प्राकट्य हुई है। हिंदी तो ऐसा भी कह सकते हैं कि शायद जो जितने भी हाई लेवल का लिटरेचर था, हाँ सर, उसकी अवेलेबिलिटी संस्कृत में थी, आम आदमी को समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने ऐसी भाषा बने, ऐसा साहित्य फिर विकास हुआ, जी, हल्की भाषा, बिल्कुल। आजकल क्या है कि हर भाषा में मिक्सअप बन रहा है। हाँ सर, अब जैसे कुमाऊनी वाले भी सोच रहे हैं हम भी अपना साहित्य और बनाएं, आप दोनों, तो वो हाँ जी, मेरे आदमी को जो समझ में आती है मैं वो बनाऊं, तो वो इस तरह से हिंदी का साथ। बिल्कुल सर, ऐसे ही हुआ वो। और हिंदी में समाहित है ना फिर कि अरबी भाषा के भी आ गया, उर्दू भी आ गया, फारसी भी आ गया, संस्कृत भी आ गया, वो मिक्सअप हो गई। मतलब मिक्सअप ऐसे हो जाए जैसे कि सब लोग बहुत आसानी से समझ जाए सर। आजकल हिंदी इंग्लिश हो रखी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही है सर, है ना। तो एक हम लोग यहाँ पर, ठीक है, अब हम थोड़ा सा प्रवेश करते हैं कि मुद्रा क्या होती है। भले इकोनॉमिक्स तो मुद्रा को बड़ी विवेचित करता है ना, कि मुद्रा का क्या अस्तित्व इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, वो हम जान लेते हैं कि सबसे पहले मुद्रा अर्थशास्त्र की वो धुरी है जिस पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था टिकी है, संचालित होती है। सिंपल सी बात है। लेकिन मुद्रा मनी, ये प्राचीन समय से ही हमारे पास पहले वस्तु मुद्रा का फैशन था, फिर धातु मुद्रा का प्रचलन हुआ, और अब पत्र मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा, ये 3 प्रकार की मुद्राएं होती है सर, है ना सर। अब डिजिटल और हो गया, अब डिजिटल हो गया है। तो वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा और डिजिटल मुद्रा। नहीं, तो ये जो वस्तु मुद्रा है कि वस्तु के बदले वस्तु विनिमय, यानी हमारे ये एक लिखने वाले ने लिखा है कि बहुत बड़े इतिहासकार ने लिखा सर इस पर, और बड़ी व्यंग से हैं कि प्राचीन समय में भारतीय बड़े होशियार हुआ करते थे, बहुत होशियार हुआ करते थे, सातिर हुआ करते थे, बोला होशियार और सातिर भी लिखा उसने ऐसे कहा सर कि ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ से केवल मसाले, सिर्फ भारत से मसाले, और मसालों के बदले में सोना चांदी ले रहे हैं। बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात उपलब्धि है कि हमारे यहाँ केवल मसालों का उत्पादन है, और ये यूरोप वासियों को या अफ्रीका वासियों या अमेरिकन वासियों को इसकी बड़ी खपत है। मांस खाने वाले, उनको मसाले की जरूरत है, मसाले की उनको जरूरत है, और उसके बदले में वहां से सोना चांदी, धातु, बड़ी बड़ी धातु, माने बहुमूल्य धातुएं वहां से आ रही है यहाँ। तो ये वस्तु मुद्रा थी उस समय, यानी वस्तु के बदले में वस्तु का आदान प्रदान करना उस जमाने का फैशन था। लेकिन अब धातु मुद्रा का प्रचलन हुआ है साहब, इसके बारे में वैदिक काल ही लिख देता है कि वैदिक काल में निष्क और सतनाम,
निष्क, इस पे अलग आता है सर जी। निष्क और सतनाम और करसापर्ण, ये प्राचीन मुद्राएं हैं हमारी। निष्क, सतनाम, करसापर्ण। अब इनमें क्या है, ये धातु मुद्राएं हैं, सोना चांदी और अष्ट धातु में निर्मित, सोना चांदी या अष्ट धातु में निर्मित निष्क, सतनाम और करसापर्ण, ये 3 प्रकार की मुद्राओं का ये मिली है, ये धातु मुद्राएं प्राप्त हुई हैं और ये इसने इतिहास को प्रदर्शित किया है। यानी वैदिककालीन मुद्राएं हैं, ये मौर्यकालीन मुद्राएं हैं, इसके आधार पर इतिहास का निरूपण हुआ है, इतिहास जानने के स्रोत प्राप्त हुए। इसके अलावा कि जैसे इंडो ग्रीक राजा जब आए भारत में, मिनांडर इत्यादि, या अभी जिसकी बात कर रहे हैं ये रुद्रदामन, जूनागढ़ अभिलेख वाला, तो इन राजाओं के जमाने में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन इंडो ग्रीक राजाओं ने किया। पहली बात तो ये। और दूसरे में राज चिन्ह, सर ये प्रश्न आया है कई बार कि पहली बार राज चिन्ह कहां से प्रारंभ हुआ है। आज भी राज चिन्ह लगता है हमारी मुद्रा पर, तो राज चिन्ह का प्रारंभ इंडो ग्रीक राजाओं ने ही प्रवेश किया था। यानी अपनी मुद्रा पर अपना राज माने स्टंप लगाना, कोई ना कोई संकेत देना, राजा का तस्वीर दे देना या कोई राजकीय सिंबल दे देना, उसको राज चिन्ह की परंपरा इंडो ग्रीक राजाओं ने प्रारंभ की। इसके बाद जो अगला कालखंड बना हमारा, वो रूपक और दिनार पर ये बहुत प्रचलन रहा। गुप्तकालीन राजाओं ने चांदी का रूपक और सोने का दिनार, और इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, विशेषकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में रूपक और दिनार का प्रचलन बड़े पैमाने पर, उसकी बड़ी साक्ष्य मिल जाते हैं, बहुत कई जगह से उसके साक्ष्य मिल जाते हैं कि रूपक और दिनार मुद्राएं केवल चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का था और बड़े पैमाने पर इन राजाओं ने इसका प्रचलन किया है। तो मुद्राओं से भी इतिहास का प्रमाण होता है। अब ये रही वास्तुकला, चित्रकला और स्थापत्य कला। वास्तुकला तो भवन निर्माण की कला है, चित्रकला चित्रकारी है, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का या अपने सामाजिक प्रतीकों का चित्र बनाना, और स्थापत्य कला विशेषकर मंदिरों के मठ के निर्माण की कला है स्थापत्य कला। अब प्राचीन समय में सबसे पहले जो कला रही हमारे यहाँ भारत में स्थापत्य कला में विशेषकर, उसको हम जानते हैं इंडो ग्रीक कला। पहली कला का नाम था इंडो ग्रीक, दूसरी कला का नाम था गांधार, और तीसरी कला का नाम था मथुरा कला। ये 3 महत्वपूर्ण है सब। जो इंडो ग्रीक कला है, इस इंडो ग्रीक कला में भारतीय सांस्कृतिक विरासत का, ये प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक विरासत का, देवी देवताओं की प्रतिमाओं का जो अनावरण हुआ है, प्राकट्य हुआ है, वो इंडो ग्रीक शैली में हुआ है। जो गांधार शैली है, इसमें बौद्ध, विशेषकर बौद्ध मूर्तियां, महात्मा बुद्ध और उसके बोधिसत्व आता है सर में, जिसको बोल रहा था उस समय। बोधिसत्व क्या है बोला थोड़ा आगे जब चर्चा कि बोधिसत्व, तो 8 बोधिसत्व माने महात्मा बुद्ध के 8 बड़े अनुयायी, जैसे सौदरानंद, सारिपुत्र, महाकश्यप, साबकमीर, भोगलीपुत्तिस, निग्रोध, ये सब 8 बड़े विद्वान बौद्धों के, है ना, उसको कहते हैं बोधिसत्व, जिन्होंने मैंने महात्मा बुद्ध की तरह पूरा समर्पण कर दिया है, तो बोधिसत्व। तो इन बोधिसत्वों का, बौद्धों का, महात्मा बुद्ध का विशेषकर जो मूर्तियां बनी वो गांधार में बनी, गांधार शैली में बनी, है ना। और मथुरा शैली में महावीर स्वामी जैन, इसे वो बोधिसत्व हो गए सर, बहुत हाँ मैंने बड़े पैमाने पर उन्होंने अपना वो कर दिया है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में। और जैन, महावीर स्वामी और जैन मूर्तियों का जो प्रचलन हुआ मथुरा शैली में हुआ है सर, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला जो विकास हुआ है, जो वर्तमान स्वरूप में कह सकते हैं या यूं कह सकते हैं कि जो वर्तमान में भी अस्तित्व में है, वो क्या है कि भारत में 3 प्रकार की शैलियां आज भी मंदिरों के निर्माण की विशेषकर। वो क्या है, एक शैली का नाम है नागर शैली, बेसर शैली और दरबीर शैली। ये 3 शैलियां हैं सर। नागर शैली मैंने उत्तर भारत में, जितने उत्तर भारत में मंदिर मिलेंगे, केदार, बद्री, जितने हमारे पंच, ये सब जागेश्वर इत्यादि, ये सब नागर शैली के मंदिर उत्तर भारत के, जितने भी उत्तर भारत जहां तक भी, यानी भारत के हम परिप्रेक्ष्य में भौगोलिक दृष्टिकोण में बात करें कि नर्मदा और विंध्याचल पर्वत, मध्य भारत, यहां से लेकर हिमालय तक, ये पूरा नॉर्थ इंडिया है। और वो भी एक आंकड़ा है कि 58% भूभाग नॉर्थ इंडिया में है और 42% साउथ इंडिया में है, ऑल ओवर इंडिया का। तो ये पूरा इस पूरे सर्कल में अमूमन इसके, बल्कि 58 का भी नहीं है, 37 का है लगभग। 37 माने ये मान लीजिए कि उत्तर भारत को मान कर चले
और उसके क्षेत्र में जितने मंदिर हैं, जितने मठ हैं, वो सब 37% लगभग वो नागर शैली में है। और अगले जो 21% हैं वो है बेसर शैली में, मध्य, विशेषकर मध्य भारत के, केवल मध्य भारत के, महाराष्ट्र से लेकर के उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये पूरा सर्कल मध्य भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड, इसका अधिकांश भागों में ये उसमें क्या बेसर शैली में। और द्रविड़ शैली का मतलब महाराष्ट्र के दक्षिण से लेकर के तमिलनाडु, ये पूरी बेल्ट, ये द्रविड़ शैली में, यहाँ आज भी मंदिर मिलते हैं, आज भी मठ मिलते हैं। तीनों में अंदर क्या है कि जो इसका बेस है वो आयताकार है, रेक्टेंगुलर है नागर शैली वालों का, और इसका स्क्वायर में सर वर्गाकार में है, और इसका केवल गुंबदाकार में है। ये अपना केदारनाथ, ये सब रेक्टेंगुलर वाले सर्कल में नागर शैली में सर। हम सब माने चाहे वो पाताल भुवनेश्वरी का है, जागेश्वर का है, केदार का है, बद्री का है, सब सर्कल ये पूरा नागर में। मध्य भारत में जितने मंदिर हैं, तिगवा का मंदिर या नाचना कुठार का मंदिर, ये सारे बेसर, या उज्जैन महाकाल का मंदिर, ये सब बेसर शैली में है। और दक्षिण भारत में जितने हैं, दक्षिण भारत में जितने मंदिर हैं वो सब के सब, चाहे वो आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, वो सब उसी में, उस शैली में, द्रविड़ शैली तिरुपति का है और सब वो नहीं टेम्पल, वो तो मैंने देखे, वो मतलब बेस तो इनका वो है स्क्वायर टाइप का है, फिर वो ऐसे करके गुंबदाकार बन गया था। हाँ, तो वो गुंबदाकार है सर उसके, मैंने जैसे जैसे हम ऊपर चढ़े, जैसे जैसे हम मतलब ऐसा मान लें गुंबदाकार, गुंबदाकार कहते हैं जन, ऐसा मान लें कि उसमें ऊंची चोंच जैसी बस सर, वो इसमें यहाँ के मंदिर उतने ऊंचे नहीं है, नहीं होते हैं, मतलब एक 2 मंजिला 3 मंजिला, इतना ही बहुत है। और वहाँ जो है वो 20 मंजिला 20 मंजिला है वो, 100-150 फीट से ऊपर का। जी सर, जी सर, इसलिए अलग हो सर। तो एक तो हमारा आज का टॉपिक, और काफी प्राचीन इतिहास के काफी काल इसमें छू गए हम लोग ना। अब हमारे पास आएगा जो कल का हमारे जो अलग विशेष टॉपिक, आज कितना रहेगा सर समय सर? देखिए आप ना अपने आधार पर देखिए सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं कि कल हम लोग क्या करेंगे कि पाषाण काल और सिंधु सभ्यता, दो हमारे विशेष टॉपिक, और वैदिक सभ्यता तक भी। पाषाण काल का पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, कोल्डिहवा, चिरांद, और उसके अलावा सोहन नदी घाटी उसके साक्ष्य मिले हैं, या भीमबटेका, मध्य भोपाल की भीमबटेका, इसी पर विवेचना होनी। एक तो एक टॉपिक स्थापत्य पे ना, ये अभी जो ये शैली बताई आपने, ये तो गई, नहीं ये स्थापत्य में आई है, हाँ सर जी, ये तो स्थापत्य में हो ना, ये शैली सभी स्थापत्य में आती है सर। चित्रकला की डिस्कशन नहीं हुआ ना? हाँ, चित्र अजंता एलोरा एलिफेंटा, अजंता एलोरा एलिफेंटा सर जी, कि वहाँ जो जितनी गुफाएं हैं ना, ये सब अशोककालीन है। नहीं गुप्तकालीन, चित्रकला में गुप्तकालीन है कि समुद्रगुप्त से लेकर के कुमार गुप्त तक, उसके जमाने में ही चित्रकारी हुई ज्यादा, उससे पहले चित्रकारी का प्रचलन था ही नहीं। ये जो ताजमहल के अंदर चित्रकारी और लाल, ये तो सर जी सर, क्या है? वो मुगल कालीन, और उसका नाम है पित्रादुरा शैली। वो इससे कई दूर हमारे, तो उससे पित्रादुरा वो ऐतिहासिक उसमें ना आएगा, वो मध्यकालीन भारत में आएगा। पित्रा, उस पर अलग से क्वेश्चन आएगा सर, अभी हम सिर्फ वो पढ़- प्राचीन भारत। अच्छा, और पित्रादुरा जो शैली आएगी सर जी, पित्रादुरा का मतलब कि मुगल कालीन शैली है, और उसमें लाल बलुआ पत्थरों पर या संगमरमर पर विभिन्न पशु पक्षियों की चित्रकारी अंकित कर देना, हीरे जवाहरात की जड़ावट कर देना, मुगल कालीन पित्रादुरा शैली है। उस पर हम अलग से अध्ययन करें। एलोरा कौन से सन में है? ये गुप्तकालीन है सर, कब से कब तक का है? ये लगभग 319 ईस्वी पूर्व से 570 ईस्वी, सॉरी 319 ईस्वी से और 570 ईस्वी के बीच, जब तक ईस्वी का सर, ईस्वी पूर्व ईस्वी तक का गुप्तकालीन, और उन राजाओं का रहा। ये जागेश्वर वगैरह ये टेम्पल है, ये बात है कत्यूरी राजवंश, कत्यूरी शैली भी कहते थे ना हम लोग, मतलब ये 800 उत्तराखंड का इतिहास तो उत्तम पुराना राजपूत काल, मैंने जिस समय ये मैंने यहाँ पे था, ये सर कार्तिकेयपुर राजवंश यहाँ था, या पवार राजवंश, और वहाँ चंद वंश राजाओं को, तो ये कत्यूरी राजवंश का है। कौन से ईयर का हुआ है? 800 ईस्वी, लगभग 800 ईस्वी का कार्तिकेयपुर और कत्यूरी राजवंश का है वो। तो इसमें अपने उत्तराखंड में हम्म, सबसे पुराना जो आबादी का वो मिलता है प्रमाण वो सर पाषाण काल से ही मिल गया है। पाषाण से है? रामगंगा घाटी में जो है ना पाषाणकालीन शब्द केंद्र मिले हैं। अच्छा, मिले जी सर, भले सिंधु सभ्यता से टच नहीं था, लेकिन वैदिक काल से, मतलब इंसान हाँ थे, इंसान थे, और इंसान थे, उनकी सभ्यता उतनी हाँ। तीन ही थी, अलग बात है, लेकिन और इंसान का प्रमाण है। प्रमाण मिला है। और उत्तर वैदिक काल तो विशेष मिला है, तो उत्तर वैदिक काल का वो गंगा यमुना जो दोआब क्षेत्र है उसका बहुत वर्णन है। इसमें ऐसा भी सुनने में आता ना कि उत्तराखंड में जो भी आबादी मिली है उसका इधर से रास्ता ना होके चाइना थाईलैंड से, वही मेन था, मतलब ये वो उधर रेशम मार्ग, हाँ, सिल्क मार्ग था, ये उधर का हिस्सा था, वही था, उसी के पास था ये।
वहीं के पास था, उन्हीं के उसके पास था, उसके वो नियंत्रण यहाँ से लोग मिलने लगे। मिलने लगे थे। जी 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 सर। तो जो ऊपर वाले बेल्ट हमारी, हाँ, ये चमोली वाली, पूरी यहाँ बद्री वाली, से वो आज उनका रहन सहन, खान पान, शकल सूरत, हाँ, वो सब वही है। तिब्बत टच है सर। जी सर, जी सर। चलिए, चलो सर, है ना, ठीक है। सर, एक बात पूछना था, जो हमारे उपनिषद होते हैं, जी सर। इनको वेदांत